आज के इस नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो हमारा एजुकेशनल गहन विश्लेषण है ना, ये सच में बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। बिल्कुल। और आज का विषय वाकई बहुत ही खास है। हम बात करने वाले हैं मानव तंत्रिका तंत्र यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। मतलब आप इसे हमारे शरीर का अपना इनबिल्ट सुपर कंप्यूटर समझ सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। और आज हमारा मिशन ये है कि हम एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन और कुछ शानदार 3D स्लाइड्स के जरिए इस पूरे टॉपिक को लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे। मकसद ये है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स लर्नर्स के दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करें। बिल्कुल। तो चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। जरा ध्यान से देखो। इस स्लाइड पर एक चमकता हुआ 3D पेड़ है, जिसकी जड़ें और शाखाएं ना पूरे शरीर में फैली हुई हैं। बस यही हमारा नर्वस सिस्टम है। अरे वाह, ये विजुअल तो बहुत ही शानदार है ना? अब अगर मैं इस स्लाइड की हेडलाइन और की पॉइंट्स पढ़ूं तो टॉपिक है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, मानव तंत्रिका तंत्र का संपूर्ण विश्लेषण। और इसमें शामिल हैं मानव का तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS, परिधीय तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त, संवेदी और प्रेरक तंत्रिका। एक सेकेंड, यहाँ ना एक एग्जाम अलर्ट है। टेक्स्ट के आधार पर स्टूडेंट्स को एक बहुत ज़रूरी डाउट आ सकता है। सर, इसमें इतने सारे अलग अलग नाम और हिस्से दिए गए हैं, तो क्या ये सब अलग अलग काम करते हैं या फिर ये एक ही बड़े नेटवर्क के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। दरअसल ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही बड़ी सिस्टम के हिस्से हैं। जैसे एक बड़ी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, जो मिलकर काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक साथ मिलकर हमारे शरीर को चलाते हैं। अच्छा, मतलब ये सब एक ही टीम के प्लेयर्स हैं। समझ गई। बिल्कुल। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं हम। अब इस विजुअल को देखो। इस स्लाइड पर एक 3D हेडक्वार्टर बना है, जो हमारा मस्तिष्क है, और उससे निकलने वाले ढेरों 3D तार हैं जो पूरे शहर यानी शरीर में जा रहे हैं। ये एनालॉजी काफी अच्छी है, हेडक्वार्टर और शहर वाली। हाँ, इससे इमेजिन करना आसान हो जाता है। तो स्लाइड के पॉइंट्स के हिसाब से मानव तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या CNS। ये तंत्रिका तंत्र का सबसे प्रमुख भाग है और इसके घटक हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसका काम मुख्य नियंत्रण केंद्र के रूप में काम करना है। और जो दूसरा भाग है परिधीय तंत्रिका तंत्र या PNS, वो क्या है? PNS में मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली सभी तंत्रिकाएं आती हैं। इसका काम CNS को पूरे शरीर से जोड़ना है। यहाँ फिर से एक एग्जाम अलर्ट डाउट है मेरे दिमाग में। अगर CNS मुख्य नियंत्रण केंद्र है, तो क्या PNS के बिना ये कोई भी काम कर सकता है या फिर PNS सिर्फ एक डाकिये की तरह है जो बस मैसेज पहुंचाता है? बहुत ही लॉजिकल डाउट है ये। देखो, अगर PNS नहीं होगा ना, तो CNS एक ऐसे राजा की तरह हो जाएगा जो एक अंधेरे किले में पूरी तरह कैद है। उसे बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं चलेगा। PNS सिर्फ डाकिया नहीं है, वो सेंसेशंस को अंदर लाता है और ऑर्डर्स को एक्शन में बदलता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सही बात है। मतलब इन्फॉर्मेशन का 2 वे फ्लो बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का 3D विजुअल बहुत दिलचस्प है। देखो, एक तरफ एक 3D बाइसेप है जो हमारी मर्जी से हिलती है, और दूसरी तरफ एक 3D धड़कता हुआ दिल है जो अपने आप काम कर रहा है। यानी यहाँ ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं की बात हो रही है ना? बिल्कुल। स्लाइड के अनुसार PNS के 2 भाग होते हैं। पहला कायिक तंत्रिका तंत्र या सोमैटिक सिस्टम। ये शरीर के ऐच्छिक कार्यों को कंट्रोल करता है। इसके 2 हिस्से हैं। संवेदी तंत्रिका, जो संवेदी अंगों से आवेगों को मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक ले जाती है, और प्रेरक तंत्रिका, जो आदेशों को अंगों तक पहुंचाती है। और दूसरा भाग वो धड़कते हुए दिल वाला होगा? हाँ, दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक सिस्टम। ये अनैच्छिक क्रियाओं और ग्रंथियों की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और स्लाइड में लिखा है कि ये सामान्यतः प्रेरक प्रकार की होती है। एक मिनट, यहीं पर एक एग्जाम अलर्ट डाउट है। अगर स्लाइड में लिखा है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र सामान्यतः प्रेरक यानी मोटर प्रकार की होती है, तो क्या इसमें संवेदी तंत्रिकाएं बिल्कुल नहीं होती? ऐसा नहीं है कि संवेदी तंत्रिकाएं बिल्कुल नहीं होती। हमारे इंटरनल अंगों की स्थिति बताने के लिए कुछ संवेदी तार तो होते ही हैं, लेकिन इसका मुख्य काम अंगों को लगातार काम करते रहने का निर्देश देना है। इसलिए इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रेरक तंत्रिकाओं का होता है,
जो बिना हमारी मर्जी के 24 घंटे आदेश देती रहती हैं। अच्छा, अब समझ में आया कि इसे सामान्यतः प्रेरक क्यों कहा गया है। काफी बारीक पॉइंट है ये। है ना? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक 3D टॉगल स्विच है, जिसका एक बटन लाल रंग का है, जिसे हम आपातकाल कह सकते हैं, और दूसरा नीले रंग का है, यानी आराम का मोड। ये स्विच पक्का स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अलग-अलग मोड्स होंगे। एकदम सही। तो इस मोड स्विच को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला है अनुकंपी तंत्र, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम, जो आपातकाल या फाइट और फ्लाइट मोड है। इसमें हृदय धड़कन और फेफड़ों की क्रिया बढ़ जाती है, एड्रिनल ग्रंथि का स्राव बढ़ता है, रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर हाई होता है, पुतली और आंसू ग्रंथि उत्तेजित होती हैं, जिससे आंसू बढ़ते हैं, और तो और मूत्राशय और गुदा अवरोधिनी सिकुड़ते हैं, और इरेक्टर पिलाई पेशियां उत्तेजित होती हैं, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। आपातकाल के दौरान हमारे आंसू क्यों बढ़ते हैं और पाचन तंत्र के अंग जैसे गुदा अवरोधिनी क्यों सिकुड़ जाते हैं? इनका इस इमरजेंसी से क्या लेना देना है? बहुत ही शानदार सवाल है। खतरे के वक्त आपकी आंखें पूरी खुली रहती हैं, तो उन्हें सूखने से बचाने और विजन एकदम क्लियर रखने के लिए आंसू का स्राव बढ़ जाता है। और जहां तक पाचन तंत्र की बात है, शरीर को भागने या लड़ने के लिए सारी ऊर्जा हाथ पैरों की मांसपेशियों में चाहिए। उस वक्त खाना पचाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसलिए वो सारे अंग कसकर सिकुड़ जाते हैं, ताकि थोड़ी सी भी ऊर्जा बर्बाद न हो। ओह, मतलब बॉडी अपनी एनर्जी को बहुत स्मार्टली रीडायरेक्ट कर रही है। और वो नीला वाला स्विच क्या है? नीला स्विच है परानुकंपी तंत्र या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये रिलैक्स या रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है। इसमें सब उल्टा होता है। हृदय धड़कन कम होती है, रक्त वाहिकाएं फैलती हैं, पुतली रिलैक्स होती है, और मूत्राशय व गुदा अवरोधिनी फैलते हैं, ताकि शरीर फिर से नॉर्मल काम कर सके। मतलब खतरे के बाद बॉडी वापस अपने आराम वाले रूटीन पर आ जाती है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक बहुत ही कूल 3D पारदर्शी खोपड़ी है, और उसके अंदर से 12 जोड़ी चमकते हुए केबल्स सीधे मस्तिष्क से निकल रहे हैं। ये चमकते हुए केबल कपाली तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स है ना? हाँ, एकदम सही। स्लाइड के फैक्ट्स बताते हैं कि ये मस्तिष्क से निकलने वाली परिधीय तंत्रिकाएं हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। लिस्ट में कुछ प्रमुख नाम है: घ्राण, दृक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लॉसल। यहाँ एक बड़ा एग्जाम अलर्ट डाउट है। ये 12 नाम तो बहुत तकनीकी हैं। क्या ये कपाली तंत्रिकाएं सिर्फ हमारे सिर और चेहरे तक ही सीमित रहती हैं या शरीर के अन्य भागों तक भी जाती हैं, जैसे वेगस तंत्रिका के बारे में कहा जाता है? ये डाउट अक्सर आता है। ज्यादातर क्रेनियल नर्व्स सिर और गर्दन तक ही सीमित रहती हैं, लेकिन जो 10वीं तंत्रिका है, वेगस, वो एक बहुत बड़ा अपवाद है। वेगस गर्दन से नीचे उतरकर सीधा हमारे दिल, फेफड़ों और पूरे पाचन तंत्र तक जाती है। अच्छा, मतलब वेगस एक तरह का सुपर हाईवे है जो ब्रेन को सीधे पेट और दिल से जोड़ता है। एग्जैक्टली। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं रीढ़ की हड्डी वाली नसों की। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D रीढ़ की हड्डी है, जो 5 अलग-अलग नियॉन रंगों में चमक रही है, और उसमें से तंत्रिकाएं निकल रही हैं। 5 अलग-अलग रंग, मतलब इसके 5 हिस्से हैं? हाँ, मेरुरज्जु से निकलने वाली परिधीय तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है। पहला ग्रीवा यानी सर्वाइकल, 8 जोड़ी। दूसरा वक्षीय, 12 जोड़ी। तीसरा कटी, 5 जोड़ी। चौथा त्रिक, 5 जोड़ी। और पांचवा अनुंत्रिक यानी कॉक्सिजियल, 1 जोड़ा। 1 मिनट रुकिए, यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है। हमारी गर्दन यानी ग्रीवा में हड्डियां तो सिर्फ 7 होती है ना? फिर ये ग्रीवा तंत्रिकाएं 8 जोड़ी कैसे हो गई? ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये कंफ्यूजन बहुत आम है। दरअसल एनाटॉमी का नियम है कि तंत्रिकाएं हड्डियों के बीच से निकलती हैं। ग्रीवा क्षेत्र में तंत्रिका हड्डी के ऊपर से निकलती है, तो पहली हड्डी के ऊपर से पहली तंत्रिका और 7वीं हड्डी के ऊपर से 7वीं तंत्रिका निकलती है। लेकिन 7वीं हड्डी के ठीक नीचे से भी एक तंत्रिका निकलती है, जिसे C8 कहते हैं। इसके बाद की सारी तंत्रिकाएं अपनी हड्डी के नीचे से निकलती हैं। ओ, तो पहली हड्डी के ऊपर से एक एक्स्ट्रा तंत्रिका निकलने की वजह से 7 हड्डियों में 8 जोड़ी तंत्रिकाएं हो जाती हैं। बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन है ये।
धन्यवाद। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के विजुअल को देखो। एक तरफ एक 3D हाथ है जो आग को छूते ही झटके से पीछे हट रहा है, और दूसरी तरफ एक 3D पैर है जो अचानक कार का ब्रेक दबा रहा है। ये पक्का प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है। बिल्कुल। परिभाषा के अनुसार किसी उद्दीपन के कारण स्वतः होने वाली शरीर की तीव्र अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला, सरल प्रतिवर्ती क्रिया, जो जन्मजात और प्राकृतिक होती है। इसका पूरा कंट्रोल मेरु रज्जु के पास होता है, जैसे तेज प्रकाश में पुतली सिकुड़ना या निगले हुए भोजन का श्वास नली में जाने पर खांसी आना। और दूसरा प्रकार? दूसरा है उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया। ये जन्मजात नहीं होती, बल्कि अनुभव और परीक्षण द्वारा सीखी जाती है, जैसे स्वादिष्ट भोजन देखकर लार आना या अचानक ब्रेक लगाना। यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट डाउट है। अगर उपार्जित क्रियाएं सीखी गई हैं, तो क्या इसका मतलब है कि इन्हें कंट्रोल करने में मेरु रज्जु के साथ साथ हमारे मस्तिष्क की भी कोई भूमिका होती है? बिल्कुल होती है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो मस्तिष्क पूरी तरह एक्टिव होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस से उसमें माहिर हो जाते हैं तो मस्तिष्क उस रिस्पॉन्स का एक शॉर्टकट स्पाइनल कॉर्ड में सेव कर देता है। बाद में उस एक्शन को सुपर स्पीड से एग्जीक्यूट करने का काम स्पाइनल कॉर्ड ही संभाल लेती है। मतलब ब्रेन सीख कर स्पाइनल कॉर्ड को ऑटो पायलट पर सेट कर देता है। क्या बात है ना कमाल का सिस्टम। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें प्रतिवर्ती चात यानी रिफ्लेक्स आर्क की क्रियाविधि है। देखो, इस स्लाइड पर एक गोलाकार 3D सर्किट है। बिजली के सिग्नल त्वचा से होकर रीढ़ की हड्डी तक जा रहे हैं और वापस मांसपेशियों तक आ रहे हैं। तो ये वो पूरा रास्ता है जिससे वो इमरजेंसी सिग्नल ट्रैवल करता है? हाँ, संवेदी अंग से लेकर प्रेरक तक बने पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसके 5 स्टेप्स हैं। पहला, संवेदी अंग बाहरी उद्दीपन ग्रहण करता है। दूसरा, संवेदी तंत्रिका विद्युत आवेग को मेरुरज्जु तक ले जाती है। तीसरा, मेरुरज्जु विपरीत प्रतिक्रिया या आदेश उत्पन्न करती है। चौथा, चालक तंत्रिका मेरुरज्जु के आदेश को प्रभावी अंग तक पहुंचाती है। और पांचवां, प्रभावी अंग यानी पेशियों में संकुचन होता है और हाथ पीछे हट जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी एग्जाम अलर्ट है। अगर हाथ हटाने का पूरा आदेश मेरुरज्जु ही दे देती है, तो क्या इस पूरी प्रक्रिया में हमें दर्द का एहसास ही नहीं होता, या दर्द का सिग्नल मस्तिष्क तक बाद में पहुंचता है? ये बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। सर्वाइवल के लिए स्पाइनल कॉर्ड तुरंत हाथ हटवा देती है, लेकिन उसी वक्त वो उस गर्मी के सिग्नल की एक कॉपी ऊपर मस्तिष्क को भी भेज देती है। जब वो सिग्नल बाद में ब्रेन तक पहुंचता है, तब हमें दर्द महसूस होता है। यानी डैमेज कंट्रोल पहले और जानकारी का विश्लेषण बाद में। वाओ, ये तो सच में एक सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना तेज है। बिल्कुल। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम शरीर के बॉस यानी मस्तिष्क की बात करेंगे। देखो, इस स्लाइड पर एक चमकदार सोने के रंग का 3D मस्तिष्क है जो एक पारदर्शी खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। ब्रेन एनाटॉमी, ये मेरा फेवरेट हिस्सा है। तो बेसिक एनाटॉमी के हिसाब से मस्तिष्क खोपड़ी के भीतर सुरक्षित रहता है। इसका वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है और इसकी क्षमता 1350 सीसी होती है। ये 3 मुख्य भागों में बटा है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। एक एग्जाम अलर्ट डाउट है यहाँ पर। स्लाइड में वजन और क्षमता दोनों दिए गए हैं, तो क्या मस्तिष्क का साइज या क्षमता जितनी ज्यादा होगी, इंसान उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होगा? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। बुद्धिमत्ता का मस्तिष्क के साइज या वजन से कोई सीधा संबंध नहीं है। असली खेल है मस्तिष्क के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स और उनके कनेक्शंस का। न्यूरल नेटवर्क जितना सघन होगा, इंसान उतना ही बुद्धिमान होगा, चाहे ब्रेन का साइज कुछ भी हो। मतलब हार्डवेयर के साइज से ज्यादा अंदर की वायरिंग जरूरी है, समझ गई। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब इसकी सुरक्षा की बात करते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D खोपड़ी के अंदर की परतों को जूम किया गया है, जैसे प्याज के छिलके उतार रहे हों, और 3 अलग-अलग सुरक्षा परतें दिखाई दे रही हैं। तो सिर्फ खोपड़ी की हड्डी ही काफी नहीं है दिमाग को बचाने के लिए? नहीं, दिमाग बहुत नाजुक होता है, इसलिए मस्तिष्क के चारों ओर सुरक्षा प्रदान करने वाली 3 झिल्लियां होती हैं। सबसे भारी है दृढ़तानिका या ड्यूरावेटर, जो बहुत सख्त होती है। दूसरी मध्य झिल्ली है जालतानिका या एरेक्नॉइड, और सबसे भीतरी झिल्ली है मृदुतानिका या पायामेटर, जो मस्तिष्क को स्पर्श करती है और रुधिर वाहिनियों द्वारा पोषण प्रदान करती है। एग्जाम अलर्ट, यहाँ एक लॉजिकल डाउट आता है। चूंकि सिर्फ सबसे भीतरी झिल्ली यानी पायामीटर में ही रुधिर वाहिनियों का जिक्र है, तो क्या इसका मतलब है कि बाहर की दोनों झिल्लियों में खून की कोई सप्लाई नहीं होती? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बाहर की झिल्लियों का काम सिर्फ शॉक से बचाना है।
लेकिन पायामीटर सीधे ब्रेन टिश्यू को छूती है और ब्रेन को लगातार भारी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसलिए ब्लड वेसल्स का पूरा जाल सिर्फ सबसे भीतरी झिल्ली में ही होता है, ताकि दिमाग को सीधा पोषण मिल सके। अच्छा, नेचर ने डिजाइन ही इतना सोच समझ कर किया है। हाँ, और डिजाइन यहीं खत्म नहीं होता। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर झिल्लियों के बीच की खाली जगह दिखाई गई है, जहां एक नीले रंग का 3D तरल पदार्थ शॉक एब्जॉर्बर की तरह बह रहा है। ये पक्का कोई फ्लूइड कुशनिंग सिस्टम होगा। हाँ, स्लाइड की डिटेल्स के अनुसार मस्तिष्क की गुहाओं में रक्तजालक लटका रहता है और इन गुहाओं में एक तरल पदार्थ होता है जिसे प्रमस्तिष्क मेरुद्रव या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। यह रक्त जालक से छनकर निकलता है और इसका काम केंद्रीय तंत्रिका ऊतकों को बाहरी झटकों और विषाक्त पदार्थों से बचाना है। यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जाम अलर्ट है। अगर ये द्रव झटकों से बचाता है और दिमाग के चारों ओर रहता है, तो क्या इसका मतलब है कि जब हमें माइग्रेन या तेज सिरदर्द होता है तो इस द्रव के दबाव में कोई बदलाव आ जाता है? बहुत ही तार्किक सवाल है। अगर किसी वजह से इस फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाए या ये ठीक से ड्रेन ना हो पाए, तो ये खोपड़ी के अंदर बहुत तेज प्रेशर बनाता है। इसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं। इससे झिल्लियों पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे भयंकर सिरदर्द हो सकता है। मतलब सिरदर्द का एक बड़ा कारण इस फ्लूइड का प्रेशर भी हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम की। देखो, इस स्लाइड पर एक बड़ा 3D अखरोट जैसा मस्तिष्क है जो 2 हिस्सों में खुल रहा है और उन दोनों हिस्सों को एक फाइबर की पुलिया जोड़ रही है। अखरोट जैसी शेप, ये तो सबसे आम तस्वीर है जो ब्रेन के नाम पर दिमाग में आती है। हाँ, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह 2 भागों में बटा होता है जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। दोनों गोलार्ध कॉर्पस कैलोसम नाम की तंत्रिका रेशों की चादर से जुड़े रहते हैं और इसमें क्रॉस कंट्रोल होता है, यानी बायां गोलार्ध शरीर के दाएं भाग को और दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट। डाउट, प्रकृति ने ये क्रॉस कंट्रोल सिस्टम क्यों बनाया? बाएं हिस्से को बाएं शरीर से ही क्यों नहीं जोड़ दिया? इस क्रॉस कनेक्शन का क्या फायदा है? इसका सबसे बड़ा फायदा है पूरे शरीर का समन्वय या इंटीग्रेशन। क्रॉस वायरिंग की वजह से दिमाग पूरे शरीर के रिस्पॉन्स को बेहतर तरीके से बैलेंस कर पाता है। इससे हमारे मोटर स्किल्स और शरीर का बैलेंस बहुत ही सटीक बनता है। दोनों हिस्से एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर पाते हैं। ओह, मतलब शरीर का बैलेंस बनाए रखने के लिए ये क्रॉस वायरिंग जरूरी थी। एग्जैक्टली। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर मस्तिष्क का एक 3D क्रॉस सेक्शन है। बाहर का हिस्सा बहुत ज्यादा सिकुड़ा और मुड़ा हुआ है, जो स्लेटी यानी ग्रे रंग का है, और अंदर का हिस्सा सफेद तारों के बंडल जैसा है। ये पक्का ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की बात हो रही है। बिल्कुल। प्रमस्तिष्क की बाहरी सतह अत्यधिक मुड़ी हुई या फोल्डेड होती है। बाहरी क्षेत्र में न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती हैं, इसलिए इसे धूसर द्रव्य या ग्रे मैटर कहते हैं। ये ऐच्छिक पेशी संकुचनों का आरंभ और नियंत्रण करता है। और जो भीतरी क्षेत्र है वो सफेद तंत्रिकाक्ष रेशों का बना होता है, इसलिए इसे श्वेत द्रव्य या व्हाइट मैटर कहते हैं। या मेरा आखिरी एग्जाम अलर्ट डाउट है, मस्तिष्क की सतह का ये अत्यधिक मुड़ावा होना बहुत खास है। क्या इन सिलवटों का हमारी याददाश्त या नई चीजें सीखने की क्षमता से कोई सीधा संबंध है? सीधा संबंध है। मस्तिष्क पर जितने ज्यादा उभार और खांचे होंगे, उसकी सतह का क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा। क्षेत्रफल ज्यादा होने का मतलब है कि वहां ज्यादा ग्रे मैटर और न्यूरॉन्स फिट हो सकते हैं, और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, इंसान की कॉग्निटिव पावर, याददाश्त और सीखने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। वाओ, मतलब नेचर ने एक छोटी सी जगह में बहुत सारे न्यूरॉन्स फिट करने के लिए दिमाग को ऐसे फोल्ड कर दिया है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारा आज का ये प्रेजेंटेशन पूरा हुआ। आज के